नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और जो आपकी मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट को लेकर यानी आपके जो सेमेस्टर 6 है उसकी जो आपकी सीरीज़ चल रही थी और उसको लेकर काफ़ी आपका सिलेबस कवर हो चुका है और 50% से ज़्यादा हो गया है। 50% से ज़्यादा हो गया है, कुछ ही बचा हुआ है जो मैं आपको 2-3 वीडियो के माध्यम से करा दूँगा। तो आज आपका जो मैं काफ़ी सिलेबस कवर कर लूँगा और उसके बाद में आपको कंटिन्यू सिलेबस के अंत तक सारे वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे और एग्ज़ाम के होने से पहले, फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कौन सा पोषक तत्व प्राथमिक पोषक तत्व में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो कैल्शियम नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। कौन सा पोषक तत्व पौधों में एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है? यानी सारे हैं। एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए लोहा भी आवश्यक है मित्रों, लोहा भी आवश्यक है, तांबा भी आवश्यक है और जस्ता भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन की कमी से पौधों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो पौधों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोसिस हो जाता है। नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोसिस हो जाते हैं। पत्ती का झड़ना बिल्कुल नहीं होगा, पत्ती का बढ़ना बढ़िया हो जाए लेकिन झड़ना नहीं होगा। सिराओं के बीच पीला पड़ना, पीला कहाँ से पड़ेगा भाई? सब यानी क्लोरोसिस, सॉरी ये सब ऑप्शन सभी मतलब थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है पीडीएफ बनाने में। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस की कमी से कौन सा लक्षण प्रकट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेगनीपन। देखो एक बेगनी कलर जहाँ पे आए उसका एक ही कारण होता है, फास्फोरस, अधिकतर केस में फास्फोरस, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोन्यूट्रेंट में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? कैल्शियम शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखना, कैल्शियम शामिल नहीं है। सल्फर का अवशोषण पौधा किस रूप में करता है? तो किस रूप में करता है? तो ऋणात्मक आयन के रूप में करता है, SO4 2 ऋणात्मक आयन। अगला क्वेश्चन है आपका, मोलिब्डेनम की भूमिका मुख्यतः किस चक्र में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में। कैल्शियम पौधों में किस प्रकार कार्य करता है? तो किस प्रकार कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कोशिका भित्ति निर्माण में, एंजाइम क्रिया में, फलों की गुणवत्ता में भी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पोषक तत्व की कमी से टर्मिनल बड सूख जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बोरान हो जाएगा। अगला है, जिंक की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, लिटिल लीफ होती है। जिंक की कमी से लिटिल लीफ होती है। लोहा किस रूप में पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंक की कमी से कौन सी प्रक्रिया बाधित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IAA यानी ऑक्सीजन का उत्पादन। अगला है, कैल्शियम का संचय मुख्यतः किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर बी, नई जड़ों में होता है। मोलिब्डेनम की कमी किस फसल में व्हिप्टल रोग उत्पन्न करती है? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूल गोभी में। अगला है, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल में कौन सा माइक्रोन्यूट्रेंट जरूरी है? तो कौन सा माइक्रोन्यूट्रेंट जरूरी है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी आयरन, लोहा। फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या है? तो फास्फोरस का मुख्य कार्य है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी ऊर्जा हस्तांतरण और बी कोशिका विभाजन, ए और बी दोनों। अगला है आपका, पोटेशियम पौधों में मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करता है? तो क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर बी, जल संतुलन व स्टोमेटा क्रिया। अगला क्वेश्चन, सल्फर की कमी से कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर ई, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। तो पत्तियाँ पीली भाई साहब सल्फर के कारण होती हैं, न कि नाइट्रोजन, ठीक है। अगला है आपका, कैल्शियम कौन से निर्माण में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन, पोषक तत्वों का अवशोषण एवं परिवहन से होगा। जो पोषक तत्वों का जो एब्जॉर्प्शन है और जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे आपके कुछ सवाल हो जाएंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। 21 नंबर, मूलतः पौधे पोषक तत्वों को कैसे अवशोषित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सक्रिय परिवहन, विसरण, परासरण। सक्रिय परिवहन में किसकी आवश्यकता होती है? तो सी नंबर ऑप्शन, यानी ऊर्जा हो या ATP हो, एक ही बात। डिफ्यूजन द्वारा कौन से आयन नहीं जा सकते? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कम से अधिक सांद्रता में जाते हैं। इंडोडर्मिस की विशेषता क्या है? तो भाई इंडोडर्मिस की विशेषता ये होता है कि इसमें कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है। रूट हेयर किस प्रकार के स्थान से पोषक तत्व लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के जल क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी नहीं होता है, क्या नहीं जरूरी होता? तो ऊर्जा जरूरी नहीं होती है मित्रों। अगला है,
ट्रांसलोकेशन का अर्थ क्या होता है? ट्रांसलोकेशन का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाना, ये भी ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। पत्तियों से अन्य भागों तक जल, ये भी ट्रांसलोकेशन। हमने एक वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में बताया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइलम से भोजन का परिवहन होता है, फ्लोएम से भोजन का परिवहन होता है, तो दोनों दिशाओं में होता है, तो ध्यान रखना। तो ये दोनों डायरेक्शन से, ऊपर से नीचे तक दोनों डायरेक्शन में होता है। किससे? फाइलम से। अगला है, जाइलम किस प्रकार के पौधों का परिवहन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैसे जल व खनिज। अगला है 30 नंबर, सक्रिय परिवहन में सहायक प्रोटीन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो कैरियर प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए, कैरियर प्रोटीन। पहला क्वेश्चन है। दूसरा, अब मैं जो है नेक्स्ट टॉप पार्ट से भी कराऊंगा इसी वीडियो में, अगले वीडियो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी तक इसमें 30 ही क्वेश्चन हुए, तो दूसरा ना पार्ट बना के इसी में कराता हूँ, क्योंकि हमें व्यूज़ नहीं चाहिए, घंटे नहीं चाहिए। एक ही वीडियो में आपको 10 घंटे में इल्झाए रखूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो शुरू करते हैं कंटिन्यू इसी में। कौन सा पोषक तत्व पत्तियों के किनारों पर जलने जैसे लक्षण उत्पन्न करता है? तो पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा पोटेशियम। देखो मित्रों, तेज़ बोलना, स्पीड बोलना, ये मेरी आदत नहीं है, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम का समय कम है और मेरा उद्देश्य यही है कम समय में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही ज़्यादा कंटेंट दे दूँ। और ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ ही मत पाओ, मेरा कंटेंट रहता है कि आप आसानी से पढ़ लोगे, बल्कि आपको लगेगा इतना कम कंटेंट कैसे है, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा। हालांकि कम नहीं लगता है, किसी को कम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वो भी पढ़ के दिखाएँ, उसमें भी टाइम लगता है। और मेरा तो हर बार यही कहने का उद्देश्य होता है कि आप मेरे वीडियो देखने के बाद एग्ज़ाम हॉल में जो पेपर देने जाते हो, तब ये मत मुझे बताएं कि कौन से क्वेश्चन मेरे वीडियो से आए थे, बल्कि आप ये बताएं कि कौन से क्वेश्चन मेरे वीडियो से नहीं आए थे। ठीक है मित्रों, तो 3 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का पीला पड़ना व जड़ों की वृद्धि रुक जाना किसकी कमी के लक्षण है? तो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैग्नीशियम पौधों में मुख्यतः कहाँ कार्य करता है? तो कहाँ कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोफिल के घटक। अगला है आपका, सल्फर की कमी से कौन सा लक्षण प्रकट होता है? तो सल्फर की कमी से ऑप्शन नंबर सी, नई पत्तियाँ पीली उड़ जाती हैं सल्फर के कारण। अगला है आपका, लोहा पौधों को किस रूप में मिलता है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसके दो रूप होते हैं, फेरस और फेरिक। जिंक की कमी किस प्रमुख फसल में खैरा रोग उत्पन्न करती है? ऑप्शन नंबर बी, चावल में। मृदा में किस तत्व की अधिकता लवणता को बढ़ाती है? तो ऑप्शन नंबर 8 का सी हो जाएगा, यानी सोडियम हो जाएगा। अगला है, मृदा में बोरान की कमी किस समस्या से संबंधित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, शीर्ष सड़न से। अगला है, हिडन हंगर शब्द किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हल्की पोषक तत्वों की कमी से। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकल लेवल का क्या तात्पर्य होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूनतम आवश्यक स्तर होता है। न्यूनतम यानी मिनिमम इसेंशियल लेवल होता है। अगला है, जिंक की मृदा में क्रिटिकल लेवल कितना होता है? तो कितना होता है? पीपीएम में पूछा है, तो 0.6 पीपीएम। सी नंबर ऑप्शन। मृदा परीक्षण में ब्रेच विधि किसके लिए उपयोग की होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फास्फोरस। अगला है क्वेश्चन आपका, DTPA विधि किसके परीक्षण में प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जडियन, FeCuMn। अगला क्वेश्चन, EDTA विधि का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, मृदा में बी की अधिकता यानी मृदा में बी की अधिकता किस फसल को अधिक प्रभावित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मटर। अगला है क्वेश्चन आपका, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवश्यक पूछा है, तो आवश्यक कितनी? 6। ऑप्शन नंबर बी। NPK उर्वरकों में सल्फर की पूर्ति नहीं होती है, इसे किससे किया जाता है? तो किससे भाई, किससे? क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिप्सम। अगला क्वेश्चन, सल्फर पौधों में किस चक्र में भाग लेता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है सल्फर। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज की कमी का मुख्य लक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरवेनल क्लोरोसिस। अगला है, क्लोरोफिल संश्लेषण में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा। अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम की कमी से पौधों में कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लॉसम एंड रॉट बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सूक्ष्म तत्व ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोरान की कमी से सबसे पहले कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, नई पत्तियाँ और ग्रोइंग टिप। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की सक्रियता में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंटरवेनल क्लोरोसिस। पौधों में सल्फर किस जैव यौगिक का प्रमुख घटक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीनो एसिड का। पौधों में जिंक की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए खैरा रोग हो जाता है, खैरा रोग हो जाता है। हिडन हंगर का अर्थ क्या होता है? तो कई बार बता चुके हैं, पोषक तत्व की अल्प मात्रा परंतु दृश्य लक्षण नहीं, यानी हिडन हंगर यानी छुपी हुई भूखमरी। मृदा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्वरक सिफारिश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिंक का सामान्य मृदा परीक्षण किस विधि से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी DTP है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। CU की कमी से पौधों में क्या लक्षण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टहनियों का सूखना, कॉपर की कमी का लक्षण होता है। मृदा में लोहे की कमी से कौन सी फसल विशेष रूप से प्रभावित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोयाबीन। कैल्शियम की कमी सबसे पहले किस हिस्से में दिखती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई पत्तियों में सबसे पहले दिखती है मित्रों। पौधों में मैग्नीज की भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रेट रिडक्शन में। मृदा उर्वरता परीक्षण में अवेलेबल न्यूट्रिएंट से आशय होता है? 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौधों की उपलब्धता रूप। 38 नंबर क्वेश्चन, किस मृदा pH पर Fe यानी लोहा, जड़ियान यानी जिंक, Mn यानी मैग्नीज की उपलब्धता कम हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, 7.5 pH पर। EDTA विधि किन तत्वों के लिए प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम मैग्नीशियम। काफ़ी समय से EDTA बार बार आ रहा था, तो समझ लो कि EDTA विधि एक मेथड होता है, तो किन पोषक तत्वों के लिए, किन तत्वों के लिए या पोषक तत्वों के लिए प्रयोग होती है? तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। पोटेशियम की कमी से कौन सा लक्षण नहीं होता है? तो पोटेशियम की कमी से कौन सा लक्षण नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, नई पत्तियाँ पीली पड़ना। ये पोटेशियम की कमी नहीं होती है, सल्फर की कमी होती है। किनारी जलन, किनारे जो होते हैं पत्तियों के वो जल जाते हैं पोटेशियम की कमी से। तना कमज़ोर हो जाता है पोटेशियम की कमी से। दानों में भराव की कमी, यानी दाने कम भरते हैं, वो पोटेशियम की कमी, यानी 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिंक की कमी मृदा में प्रायः होती है? तो क्षारीय मृदा में जिंक की कमी, जड़ियन की कमी हो जाती है, जड़ियन की कमी क्षारीय मृदा में हो जाती है। अगला है, बोरान की उचित मात्रा पौधों में किसके लिए जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर 42 का बी हो जाएगा, फूलों की स्थापना और परागण। अगला है क्वेश्चन आपका, सल्फर का प्रमुख स्रोत कौन सा उर्वरक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट हो जाएगा। अगला है, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा लगभग होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 18%। CaSO4 × 2H2O किस उर्वरक का रासायनिक नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम का है। अगला है क्वेश्चन आपका, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं में सहायक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर है। अगला है क्वेश्चन आपका, Fe की उपलब्धता मृदा pH पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, pH घटने पर बढ़ती है। गर्मी की फसलें सामान्यतः किस पोषक की कमी से अधिक प्रभावित होती हैं? तो जिंक, जड़ियन। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन पौधों में हार्मोन एक्टिविटी को नियंत्रित करता है? तो जड़ियन, बी नंबर ऑप्शन जिंक। अगला क्वेश्चन और आपका अंतिम क्वेश्चन, कौन सा तत्व कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, सॉरी सी नंबर का बी। कौन सा तत्व कोशिका विभाजन में सहायक? देखो मित्रों, ये 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 50 मतलब 50 और 30 क्वेश्चन पहले कवर कर लिए हैं, तो 50 और 30 80 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिए हैं बहुत ही कम समय में। और आप दिए गए नंबर से या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर आपको जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है सारे वीडियो होते हैं, वहाँ पे आपकी PDF उसकी मिल जाएगी और उसको आप ज्वाइन करके सारे PDF भी पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका होगा 2 से 3 बार वीडियो को देखें। वीडियो देखने के बाद में क्या होता है कि आप सुनते भी हो और देखते भी हो, यानी सुनने का और देखने का नज़रिया आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी भरता है। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो तो जो मैंने बातें बोली हैं उससे संबंधित कई सारे ऐसे टर्म होंगे जो मैंने बोले हैं। मैंने कई सारी बातें ऐसी हैं जो सिलेबस से संबंध रखती हैं और मैंने डायरेक्ट आपके सामने बोला हुआ है, वो आपको ऑप्शन वहाँ पे दिखेंगे। आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि मैंने ये ऑप्शन तो पढ़े थे, ये चीज़ें पढ़ी थी, हो सकता है यही हो। तो मित्रों हो नहीं, वही हो जाता है, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, कोई बड़ा एग्जाम है नहीं कि इतने लेवल का हो, जॉब के लिए हो, वनडे एग्जाम बहुत तगड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा एग्जाम होता है, सिंपल सा करना होता है, कोई माइनस मार्किंग होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आपको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो से आपका बैग काफ़ी लोग बैग से डरते हैं, बट यहाँ से बैग तो दूर तक नहीं लगेगा अगर आप एग्री ज्ञानपीठ तक अभी तक पहुँच चुके हैं। तो मित्रों, चैनल अभी तक छोटा है और उम्मीद है आपसे कि अगर आप हमारी मेहनत और हमारे कर्तव्य और हमारी लगन को अगर अच्छे से समझते होगे तो वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक भी दे सकते हो। और फीडबैक से ये होता है कि हमें थोड़ा मनोबल बढ़ता है और आगे बढ़ने की आपकी महान दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है।
ताकि मैं और ज़्यादा कुछ कर सकूं और आपके लिए, आपके जो मेरा कर्तव्य है जो आपके प्रति हमें दिखाना है, उसको कंटिन्यू किया जा सके। और इसी तरीके से फिर मैं इसी सेमेस्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं और सारा सिलेबस आपका जल्दी ख़त्म होने वाला है। मेरा लक्ष्य ये एग्ज़ाम से पहले आपके सारे वीडियो सारे सब्जेक्ट के कवर हो जाएंगे। और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।